हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आनंद। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीपीसीएस 2024 का डिटेल्ड इन डेप्थ एनालिसिस वीडियोस। इसको हम अलग अलग पार्ट में करके डिवाइड करेंगे और उसको फिर एक एक पार्ट को एक एक सब्जेक्ट वाइज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम आनंद है। आई हैव रिटन 5 यूपीपीसीएस मेंस एंड गिवन 2 यूपीपीसीएस इंटरव्यू। इसके साथ साथ मुझे पिछले 4-5 साल में मैंने बहुत बच्चों को मेंटरशिप किया है यूपीपीसीएस के लिए। तो इस एक्सपीरियंस का यूज करते हुए मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने ये एक इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो लेके आऊं, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि आयोग की क्या डिमांड होती है, चेयर कमीशन की क्या डिमांड होती है, और उसके साथ साथ बच्चों को क्या इश्यूज फेस होते हैं इसमें। तो इसी टाइप से हम लोग इस एनालिसिस वीडियो को रखेंगे। तो जब हम लोग इसकी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, उसके पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये वर्ड फाइल है जिसके थ्रू हम लोग एनालिसिस करेंगे, और जो भी चीज हम लोग एनालाइज करेंगे इस लेक्चर सीरीज में, उसको मैं आपको इस तरीके से एक पीडीएफ फॉर्मेट में बना के दे दूंगा, जहां पे इस साइड में आपको जो भी हम लोग पॉइंट्स डिस्कस कर रहे होंगे एक एक क्वेश्चंस के, वो लिखे रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक चीज ये देखेंगे कि भाई इससे ये जो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, इस एनालिसिस का क्या यूज है हमारे लिए। ये जो पीवाईक्यू जो पेपर है ये 2024 का, इसका क्या यूज है, हम इसको कैसे आगे के एग्जाम में यूज कर सकते हैं। पहली चीज तो हम लोग ये देखेंगे, क्वेश्चंस जो आते हैं पीसीएस के, उनमें से कौन से क्वेश्चंस हमको अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने हैं और कौन से क्वेश्चन हम लोगों को स्किप करने हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट। इस एनालिसिस में हम लोग ये भी देखेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग ये देखेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में कोई ट्रिक इन्वॉल्व है तो हम उस ट्रिक को देखेंगे कि भाई इस क्वेश्चन को ये ट्रिक करके, अगर आपको पूरा क्वेश्चन ना भी पता हो तो ट्रिक यूज करके वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ये चीज भी हम लोग इस एनालिसिस में देखेंगे। तीसरी चीज हम लोग ये देखेंगे कि जो ये पीवाईक्यू एनालिसिस जो हम करने जा रहे हैं 2024 का, इसका 2025 में या फिर आगे के अपकमिंग एग्जाम्स में कैसे यूज किया जा सकता है। इस बात को मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूं। आप लोगों ने एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, फिर हमको पता चलेगा कि जो भी ये नॉर्मली आपने सुना होगा बच्चों को या कुछ फैकल्टीज को बोलते हैं कि पीवाईक्यूज का यूज करो क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं पीसीएस में। तो हम इस बात को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, कैसे इस बात को हमको एनालाइज करना है इस लेक्चर सीरीज के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल मानिए एक केशवानंद भारती केस आपने कई बार देखा होगा, पीसीएस में आता है। ठीक है, तो बस ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, एक चीज तो ये हो सकती है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। जैसे मान लो इन्होंने पीवाईक्यू में किसी साल ये पूछा हो, 2 स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछा हो कि केशवानंद भारती केस पे। पहला ये पूछा हो कि ये 1973 में ये केस की रूलिंग आई थी। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट ये हो कि केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी गई थी, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी गई थी। तो ये 2 स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया, इस हिसाब से हो गया ये क्वेश्चन। ठीक, तो ये भी हो सकता है कि अगले साल ये लोग कई बार क्या करेंगे, डायरेक्टली यही सेम क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछ लें। पहली चीज तो ये हो सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये होता है कि हो सकता है अगली बार ये लोग डायरेक्टली ना पूछें, लेकिन जो स्टेटमेंट पूछे थे इन्होंने पिछली बार, जो भी स्टेटमेंट पूछे थे, उन्हीं स्टेटमेंट में से ये फ्रेश क्वेश्चन बना देंगे। ठीक, हो सकता है अगली बार ये सीधे ये पूछ लें, एक अलग टाइप का मॉडिफाई करके पूछ लें, केशवानंद भारती केस किस ईयर में आया था। ठीक, तो ये होता है एक तरीके से मॉडिफिकेशन ऑफ द क्वेश्चंस। तो जब हम पीवाईक्यूज देखते हैं तो हमको ये भी ध्यान में रखना है, जो भी स्टेटमेंट देख रहे हो आप, वो हो सकता है अगली बार मॉडिफाइड फॉर्म में किसी और तरीके से आ जाए। ठीक, तीसरी चीज ये होती है, आप जब ये देख रहे हो कि कई बार देख रहे हो केशवानंद भारती केस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपके दिमाग में ये बात भी आना चाहिए कि भाई अगर ये लोग केबी केस पूछ रहे हैं तो इसके साथ साथ ये लोग किसी भी साल शंकरी प्रसाद केस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये भी चीज एक होता है कि जब आप एनालिसिस करते हो पीवाईक्यूज का, तो आपको ये दिमाग में रखना होगा कि अगर ये केबी केस पूछ रहे हैं तो आपको ये भी दिमाग में अपने मेक श्योर करो, इस बात को मेक श्योर करो कि आप इसके अराउंड और भी जो इंपॉर्टेंट केसेस हुए हैं उनकी एक लिस्ट बना के, या जैसे भी आपको करना है उसको आप एक जगह पे लिख लो। तो ये होता है इन डेप्थ एनालिसिस, कैसे आप पीवाईक्यूज को यूज करोगे
अपने प्रिपरेशन में आगे। या तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो फिर क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको मॉडिफाई करके किसी और फॉर्म में पूछा जा सकता है, जैसा हमने ये देखा यहाँ पे। और तीसरा ये हो सकता है कि अगर आप देख रहे हो कि केशवानंद भारती केस पे या जो भी ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, उन पे अगर क्वेश्चन बन रहा है तो अगली बार हो सकता है इसी टाइप के और भी जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उन पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग ये जो पूरा एनालिसिस करेंगे वो इसी के अराउंड करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री करने का। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अर्ली ट्रेड। देयर आर रेफरेंसेस ऑफ न्यूमरस रिवर पोर्ट्स इन एंशिएंट इंडिया। देयर वर लार्ज entrepôts ऑफ गुड्स एंड टैरिफ। ठीक है, दो बातों पे क्वेश्चन है, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट्स हैं। ये सिंपल क्वेश्चन बोला जाएगा क्योंकि यार देखो इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं, जनरल स्टेटमेंट जब बनते हैं, जैसे देयर आर रेफरेंसेस ऑफ न्यूमरस रिवर पोर्ट्स इन एंशिएंट इंडिया, या ये पूछ लिया कि एंशिएंट इंडिया में ट्रेड और कॉमर्स फ्लरिश कर रहा था, या एंशिएंट इंडिया में ट्रेड गिल्ड्स होते थे। ठीक है, या एंशिएंट इंडिया में ये कॉइनेज जो सिस्टम था वो काफी ज्यादा फ्लरिश कर रहा था, या बहुत सारे अर्बन सेंटर्स थे। ये सब क्या है, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, ये ट्रू होते ही होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना ही करना है। जनरल स्टेटमेंट जहां होंगे ये सही होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हो गया आपका, ये पहला वाला जो हो गया आपका, यहां से पता चल गया सही है। दूसरा बोल रहा है देयर वर लार्ज entrepôts ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक। entrepôts देखो जो इंग्लिश में दे रहे होंगे उनको लग रहा होगा यार ये क्या वर्ड यूज कर दिया इन लोगों ने, मे भी शायद आपको मोस्ट प्रोबेबली नहीं पता होगा। लेकिन जब इस टाइप की चीजें होती हैं तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, जब अगर आप इंग्लिश उससे दे रहे हो तो एक बार जाके ट्रांसलेशन हिंदी में देखा करो। जब आप इस क्वेश्चन का हिंदी में ट्रांसलेशन देखते तो वहां लिखा था गोदाम। अब ये वर्ड देखते ही ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। भाई गोदाम है जहां पे सामान लाया जाता है, वहां से सामान फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो वो चीज गोदाम होती है। अब ये भी बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, ये भी सही होगा ही होगा। तो इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि ये सिंपल स्टेटमेंट लाई करेगा जिसको आपको अटेम्प्ट करना है। उसके आंसर बोथ 1 और 2 है। अब देखो हमने एक चीज ये देखी यहां पे कि इस टाइप के क्वेश्चन हमको करने ही करने हैं। पहली बात तो ये क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। दूसरी बात ये, अब इस क्वेश्चन से हमें टेक अवे क्या मिल रहा है आगे के पेपर्स के लिए। इन्होंने रिवर पोर्ट्स की बात करी है, और जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे और भी उसका, तो आपको एक बात पता चलेगी, ये लोग जो भी पोर्ट्स होते हैं उनके बारे में काफी क्वेश्चन पूछते हैं। तो पोर्ट्स की जब बात होगी तो बस आपको एक काम ये करना है, एक लिस्ट बना लो। लिस्ट बना सकते हो, उस लिस्ट में आप बस सिंपल सी काम ये करो, जितने भी इनके मेजर पोर्ट्स हैं, जैसे आप नाम सुनोगे सोपर का, भरूच का सुनोगे, मुजिरिस का सुनोगे, अरिका मेडू का सुनोगे, तो इस टाइप के जो सी पोर्ट्स, जैसे इन्होंने यहाँ पे रिवर पोर्ट्स पूछा है, रिवर पोर्ट जैसे आपका पुहार था, ठीक है, जो कावेरी नदी पे था। तो आपको ये नहीं करना है कि रिवर पोर्ट अलग लिखो, सी पोर्ट अलग लिखो, बस जितने इंपॉर्टेंट पोर्ट है उनको लिस्ट डाउन कर लो और वो कहां लोकेटेड थे, एक रिलेटिव आइडिया होना चाहिए, ईस्टर्न कोस्ट पे या वेस्टर्न कोस्ट पे। बस इतना काम करो, ये खत्म हो गया। अगर आपको ये लिस्ट नहीं मिल रही है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आना, वहां पे मैं आपको लिस्ट बना के दे दूंगा ये चीज। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। ये सब बातें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये सब मैं आपको यहाँ पे एक पीडीएफ में ही, जब इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज आपको सारी बातें लिख के दे दूंगा। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अशोक। देखो पहला इसमें जो स्टेटमेंट, द डेफिनेशन ऑफ धम्म गिवन बाय अशोक इज टेकन फ्रॉम राहुलोवाद सूत्र। In the 14th year of his coronation, Ashoka appointed a new type of staff called धम्म महामात्र। देखो ये जो है सेकंड स्टेटमेंट तो मुझे लगता है सबको ही पता होगा, और यहाँ पे फोकस एरिया ये नहीं था कि 14th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन में उसने ये अपॉइंट किया था। एक्चुअली यहाँ पे फोकस एरिया ये था कि उसने एक नया स्टाफ अपॉइंट किया था जिसको बोलते थे धम्म महामात्र। तो आप इसको तो स्टेटमेंट को आप ठीक से जानते हो, मैक्सिमम लोग जानते हो कि हाँ भाई धम्म महामात्र था जिसका काम ये था कि धम्म को प्रमोट करना। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, जो पहला स्टेटमेंट है ये बहुत ही टफ है। ये इसलिए बहुत टफ है क्योंकि पीवाईक्यूज में भी अगर आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये एकदम फ्रेश स्टेटमेंट है जो उन्होंने बनाया है। मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, जहां पे आपको लिटरली कोई आइडिया नहीं है। आप कहीं से भी कुछ भी इसमें गस नहीं कर सकते, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। और ये इस टाइप की जो चीजें हैं ये आपको एंशिएंट आर एस शर्मा में या फिर किसी रिलायबल सोर्स में मिलेगा नहीं।
तो स्किप करो इस टाइप के क्वेश्चन को, सिंपल सी बात है, क्यों करना है ऐसा क्वेश्चन। भाई 150 सवाल होते हैं यार, सारे 150 थोड़ी नहीं करने होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आप पढ़ो। ये क्वेश्चन बोल रहा है, मैच करना है आपको, एक तरफ बुक लिखी है, दूसरी तरफ राइटर लिखी है। ठीक है, अब इसमें देखो ये क्वेश्चन ये इन्होंने जो उठाया है, ये आर एस शर्मा से उठाया है। मैं इस क्वेश्चन को मस्ट अटेम्प्ट बोलूंगा, क्योंकि जब आप आर एस शर्मा पढ़ते हो तो उसमें आप ये देखोगे कि विंसेंट स्मिथ का नाम, डीडी कोशाम्बी का नाम, एएल बाशम का नाम, इनके नाम आपको मिल जाएंगे, और इनकी जो बुक्स हैं बहुत ही अथॉरिटेटिव बुक्स हैं अपने अपने सब्जेक्ट पे। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पुरानी एनसीईआरटी में आर एस शर्मा में एग्जैक्टली एज इट इज दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बस ये करना है भाई, जो ये था आपका द वंडर दैट वॉज इंडिया, द वंडर दैट वॉज इंडिया, ये लिखी थी आपकी एएल बाशम ने, बहुत ही फेमस बुक है, सबको ही पता होगा। ठीक, लेकिन इससे क्या हो रहा है, देखो आपका सॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सब में इन्होंने 2 दिया है, और एग्जैक्टली ये पीसीएस की बेवकूफी है कि अगर आप सबको 2 ही देना है तो ये बनाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि इस ऑप्शन का कोई यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, फिर अगली चीज आप ये देखो, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये जो बुक है ये आपकी लिखी थी विंसेंट स्मिथ ने, जिसमें इंडिया को, इसकी आपकी क्रिटिसिज्म भी देखोगे जब आप पढ़ोगे आर एस शर्मा में, बहुत डिटेल में इसका क्रिटिसिज्म भी दिया है इस बुक में, क्या क्या फ्लॉज थे। तो ये इन्होंने, लेकिन ये थी पहली बुक थी जो बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस था एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पे, इसलिए ये भी बहुत फेमस बुक है। और फिर तीसरी आती है एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये लिखी थी डीडी कोशाम्बी ने। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। आप जब आर एस शर्मा में देखोगे तो आप वहां पे पूरी पूरी आपको सारी बुक्स के नाम मिल जाएंगे। आपको आगे के एग्जाम के लिए एक काम ये करना है, आर एस शर्मा का चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 ये मैं आपको लिख के दे दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी देख लो। चैप्टर 2 है जिसका नाम है मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। वहां से आपको बस एक ये लिस्ट बनानी है, लिस्ट में ये लिख लेना कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियन, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, नॉन पॉलिटिकल और कम्युनल हिस्टोरियन। वो लिस्ट बनाओ और उनके नीचे जो इनके नाम है इनको लिखो, उनकी बुक है उनके नाम लिखो, बात खत्म। आप या तो डायरेक्टली ये काम कर लो, या तो फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो यार, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं बहुत ही डीपली एनालाइज करना चाह रहा हूं, ताकि आप इसको यूज आप अपने आगे वाले अपकमिंग पेपर्स में कर सको। तो थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, सो बेयर विद मी। बाइलिंगुअल मैंने रखा है, तो हिंदी माध्यम वाले भी इसको देख सकते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी जो भी मैं चीज यहां बता रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको फॉरेन ट्रैवलर्स के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, और उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सिंपल बोलूंगा यार, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन है, इसको आपको छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, मस्ट अटेम्प्ट में डालूंगा इस क्वेश्चन को मैं, क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूं ये सबको पता होना चाहिए। फाहियान, ह्यूनसांग, अलबरूनी, आइजिंग। भाई देखो सिंपल सी बात है, फाहियान पहले आया था, ह्यूनसांग बाद में आया था। दो कुछ भी नहीं पता तो इतना तो पता होना ही चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या गुप्ता पीरियड में फाहियान आया था। ठीक, इतना तो पता होता ही है ना, फाहियान आया था गुप्ता पीरियड में, और ह्यूनसांग आया था हर्षा के पीरियड में, हर्षा के पीरियड में, गुप्ता के पीरियड में। तो भाई सिंपल सी बात यह है, 4 पहले होगा 3 बाद में होगा, ये ऑप्शन कट गया। 4 पहले होगा 3 बाद में होगा, ये ऑप्शन भी कट गया, बच्चे सिर्फ 2 ऑप्शन, ये और ये। अब सिंपल सी बात यार, ये बताओ, अलबरूनी नाम से पता चल रहा है कि ये मुस्लिम है। अलबरूनी ऑब्वियस सी बात है यार, ये एंशिएंट इंडिया में तो नहीं आया होगा, क्योंकि उस समय तक तो इस्लाम इंडिया में पहुंचा ही नहीं था, ये आया होगा हर्षा पीरियड वगैरह के बाद में ही। ठीक है, तो अलबरूनी इनफैक्ट आया था मोहम्मद गजनी के साथ। ठीक, तो वो बाद में आएगा, तो एक तरीके से जो 2 है वो हमेशा 4-3 के बाद होगा, 4-3 के बाद 2 होगा, 4-3 के बाद 2 सिर्फ इस ऑप्शन में हो गया यार, आपको ये जानने की जरूरत भी नहीं थी, इतने से काम बन जाता, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। फाइन, ठीक है, तो ये हो गए हमारे एंशिएंट इंडिया क्वेश्चन जो 4 है। अच्छा हाँ, एक चीज और, पिछले वाले क्वेश्चन में एक काम आप लोग ये जरूर कर लेना, जब ये ठीक है इस बार ये इन्होंने सिंपल बना दिया 4 वाला, दिमाग से थोड़ा सा दिमाग लगा के भी यूज हो सकता था ये, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड एक चीज ये करूंगा, आप इसका भी एक लिस्ट बनाओ। जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स थे, जो भी फॉरेन, आपको और भी मिल जाएंगे नाम, अब्दुल रज्जाक का नाम मिल जाएगा, ट्रैवनियर, बर्नियर, ऐसे बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। आप एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट में बस इतना देख लो कि किस पीरियड में आए थे, एक रिलेटिव आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन इसी ऐसे ही आते हैं।
अरेंज करने के लिए, मैच करने के लिए। तो अगर आपको रिलेटिव आइडिया भी होगा ना, तो एक दो ऑप्शन पता होने से ही आपका काम बन जाएगा। तो बस मैं ये कह रहा हूं कि एक लिस्ट बनाओ, वहां पे इन सबको लिख लो, या आपको लिस्ट कहीं से मिल सकती है, लूसेंट में मिल जाएगी आपको, ठीक है। नहीं मिल रही है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके ले लो, ठीक।